नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी ऐप तैयारी कर लो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा और रीजनिंग मेरा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं आपको रीजनिंग 4 पार्ट में करवाऊंगा। पहला पार्ट कौन सा होता है? वर्बल रीजनिंग का। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? मैथमेटिकल रीजनिंग का। तीसरा पार्ट कौन सा होगा? नॉन वर्बल रीजनिंग का। और एक पार्ट और रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का। तो दोस्तों, ये आपके रीजनिंग के अंदर 4 पार्ट होते हैं। अब 4 पार्ट में आपके सिलेबस के अनुसार क्या क्या दिया गया है, किस किस प्रकार से सिलेबस दिया है, सिलेबस में क्या महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आपको करना है, एक टॉपिक में कितने टाइप बनेंगे, एक टॉपिक में जो टाइप बनेंगे उसके अंदर किस प्रकार से आपको टाइप एक्सेप्ट करना है, उन सभी के बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। वो टॉपिक वाइज टॉपिक चलता रहेगा। तो पहला पार्ट जो आपका है वो है वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग का, उस रीजनिंग में मैं वर्बल रीजनिंग के अंदर मैंने आपको टोटल इसमें 18 टॉपिक करवाए हैं। कितने टॉपिक? 18 टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा इसमें कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई सा भी एग्जाम देख लो, उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और वर्ड सीक्वेंस, इन पांचों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट दोनों एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं और इन दोनों के साथ ये तीनों टॉपिक आपस में संबंध रखने वाले हैं। कई सिलेबस के अंदर ये दिया होता है कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट दिया होता है। उसके बाद एग्जामिनर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और वर्ड सीक्वेंस की चर्चा नहीं करता। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन, वर्ड सीक्वेंस और एनालॉजी, इन तीनों टॉपिक का अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों के साथ संबंध है, क्योंकि इनकी जो आधारशिला है वो इन दोनों टॉपिक्स पर टिकी हुई है। इन टॉपिक्स को करेंगे तो इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं इन टॉपिक्स के साथ आपको ये टॉपिक्स भी करवाऊंगा। सिलेबस में ये दिए होते हैं, इनके बारे में नहीं होता, लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स के बारे में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें दुनिया से अलग चलना है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें उनसे थोड़ा सा हटकर सोचना है, थोड़ा सा अलग करना है। तभी तो आप लाखों की भीड़ में से उभर कर बाहर आ पाओगे। अदरवाइज आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, कुछ अलग नहीं करोगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। दोस्तों, आपने ये 2 टॉपिक किए, क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन में से। अब पता ही नहीं क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब हमें इस चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि क्लासिफिकेशन है क्या, तो हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा तो हम, एक क्वेश्चन गलत होगा तो लाखों की भीड़ में पीछे चले जाएंगे। हमने तो आगे जाना है, पीछे थोड़ी ना जाना है। तो दोस्तों, ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो मैं इसके साथ ये 3 टॉपिक आपको इसलिए करवाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय लगेगा मेरा लगेगा, आपको केवल सीखना है, आपको केवल देखना है। ये तीनों टॉपिक इसके साथ चलेंगे। देखो, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन, उसके बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट संबंधित जो भी बातें होंगी, जिस हिसाब से इसमें जितने टाइप बनेंगे इनमें, वो दोनों इसके साथ करूंगा। अब एनालॉजी क्या होती है? सादृश्यता या समसंबंध। सादृश्यता या समसंबंध, एनालॉजी मतलब कोई 2 चीजें आपको दी होगी और तीसरी चीज का चौथी से संबंध पूछेगा, तो किस प्रकार से संबंध होगा, वो रहेगी सादृश्यता या समसंबंध। सादृश्यता या समसंबंध। अगर मैं कह दूं पति अनुपात में पुरुष, पत्नी अनुपात में महिला हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से इसके क्वेश्चन होंगे। वो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आगे करवाता रहूंगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एक आपको समूह मिलेगा, उस समूह में आप कैसे उसको अलग करते हो, कैसे उसका वर्ग बनाते हो। क्लासिफिकेशन मीन होगा वर्गीकरण। आपको 4 चीजें दे दी जाएगी, 4 में किन्हीं 3 में कोई समानता रहेगी और एक उसमें अलग रहेगा। जो अलग रहेगा उसको आपको आंसर सिलेक्ट करके इस क्लासिफिकेशन में देना है। इसमें 3-4 टाइप बनेंगे, वो सारे मैं टाइप करवाऊंगा। इसमें भी 3-4 टाइप बनेंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और वर्ड सीक्वेंस में केवल 2 टाइप बनते हैं। वर्ड सीक्वेंस क्या होगा? शब्दों का सार्थक क्रम, शब्दों का सार्थक क्रम, कुछ भी बोल लीजिए। तो इस प्रकार से एक सार्थक क्रम आपने जचाना है। और वो सार्थक क्रम किस प्रकार से होगा? वो सार्थक क्रम होगा आपका किसी भी क्रम में बढ़ते हुए या घटते हुए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही, किसी न किसी क्रम में होगा, वो इसमें रहेगा। उसके बाद बात करते हैं छठे टॉपिक की,
5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये मैं आपको इस सीक्वेंस से करवाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं छठे टॉपिक की। छठा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड रिलेशन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक में आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिस एग्जाम में इसका क्वेश्चन न आया हो। रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इतने सरल माध्यम से आपको करवाऊंगा कि देखते ही आंखों ही आंखों में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ते ही चुटकियों में आपका आंसर जो आपके समक्ष रहेगा। उसके बाद बात करूं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा व दूरी, दूरी व दिशा। कोई व्यक्ति यहां गया है, वहां जाए, बाएं दाएं, दक्षिणावृत्त, वामावृत्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इससे संबंधित जितनी भी बातें होंगी, कौन कौन से कोण होंगे, नेतृत्व कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, जिन जिन कोणों की बात करेगा उससे संबंधित जितनी भी बातें रहेगी वो आपकी रहेगी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर। ये आपका 7वां टॉपिक। उसके बाद आते हैं 3 टॉपिक। अब एग्जाम में ये दिया होता रैंकिंग, सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट कई बार आपके सिलेबस में नहीं देता एग्जामिनर, रैंकिंग दे दिया। रैंकिंग का मतलब श्रेणी हो गया। अरे श्रेणी बनती है तो सीक्वेंस की भी श्रेणी बनती है, सीटिंग अरेंजमेंट में किसी न किसी प्रकार से बैठने की भी श्रेणी बनती है। एक टॉपिक दिया, इसके साथ मैंने ये 2 टॉपिक आपको जोड़ के इसलिए करवाए हैं क्योंकि इनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई संबंध है। रैंकिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का किसी क्लास में ऊपर से या नीचे से कोई रैंक होना। कह देते हैं ना मैं क्लास में पहली रैंक पे आया हूं, कह देते हैं मैं क्लास में दूसरी रैंक पे आया हूं, और कह दे कि ये क्लास में नीचे से पहली रैंक पे आया है। रैंक तो है ना, कहीं से भी आए तो वो रैंकिंग रहेगी। सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस किसी पद के हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष की गरिमा, किसी व्यक्ति विशेष को पद के हिसाब से उसका निर्धारण करना, वो किस में आएगा दोस्तों? वो आएगा सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब पदानुक्रम, सीक्वेंस मतलब पदानुक्रम। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसके अंदर आएगा आपका बैठक व्यवस्था, गोल घेरे में बैठना, चकोर में बैठना या किसी पंक्ति विशेष में बैठना, ये रहेगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट में। तो दोस्तों ये 10 टॉपिक हो गए आपके वर्बल रीजनिंग के। इसके बाद बात करता हूं क्लॉक एंड कैलेंडर की। 11 नंबर पे क्लॉक और 12 नंबर पे कैलेंडर। इसी सीक्वेंस से मैं आपको सारे टॉपिक करवाऊंगा और अपने जो टॉपिक की सीरीज रहेगी वो 31 टॉपिक रहेंगे। उसके बाद आगे भी जो आपके टॉपिक रहेंगे वो साथ साथ में अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों देखिए 11 नंबर क्लॉक। अब एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में सिलेबस में देता है टाइम। उसने टाइम दे दिया। अब आपको जी टाइम दिया, टाइम का क्या करें? अरे टाइम की जब भी बात करेगा तो टाइम के अंदर घड़ी भी आ जाएगा और कैलेंडर भी आ जाएगा, क्लॉक भी आएगा और कैलेंडर भी आएगा, क्योंकि समय घड़ी भी बताती है और समय हमें कैलेंडर भी बताता है। तो समय का जो फेर रहेगा उसके अंदर क्लॉक और कैलेंडर। अब ये क्लॉक और कैलेंडर इस प्रकार से आपको करवाऊंगा दोस्तों कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। क्लॉक में मैं आपको टोटल 16 टाइप करवाऊंगा और कैलेंडर में टोटल 12 टाइप करवाऊंगा। एक भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ूंगा कि जो आपके एग्जाम में कभी भी आ जाए और आप उसे न कर पाओ। जितना कुछ करवाऊंगा, जैसा मैं आपको करवाऊंगा, वो सारा का सारा इसमें समाहित रहेगा। अब कैलेंडर की बात कर दी, कैलेंडर में मैंने टाइप 12 करवा दिए। टोटल टाइप बनते ही इतने हैं। बेसिक आपको अलग से करवाऊंगा, हर टॉपिक का पहले मैं बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद में आपको सीक्वेंस से मैं टॉपिक करवाऊंगा। जब कैलेंडर में टाइप भी 12 बनते हैं, मैंने वो टाइप 12 करवा दिया। बचेगा कहां से? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कहां से? अरे जो पूछेगा वो आप फटाक से कर दोगे, चुटकियों में करोगे आप। और वही रही बात क्लॉक की, तो ये भी इसी सीक्वेंस से रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष, सिलोजिज्म न्याय वाक्य। ये दोस्तों इस प्रकार का टॉपिक है। इसके अंदर आपको एग्जामिनर जो चीज बोलेगा उसे आपने एक्सेप्ट करना है और एक जज की भूमिका निभाते हुए आपने न्याय करना है। जज जब भी न्याय करता है वो तथ्यों पर बात करता है, वो सबूतों पर बात करता है। आपको भी दोस्तों उसी प्रकार से सबूतों के साथ चलते हुए, आपको भी उसी प्रकार से कथन के साथ चलते हुए निष्कर्ष निकालना है। और जो निष्कर्ष होगा किस प्रकार से आपने निकालना है, कैसा आपका निष्कर्ष रहेगा, इससे संबंधित जो भी बातें होंगी वो रहेगी सिलोजिज्म में। किसमें रहेगी? सिलोजिज्म के अंदर। तो सिलोजिज्म के बाद बात करते हैं दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम और डायग्रामेटिक की। लॉजिकल वेन डायग्राम,
आपको कोई डायग्राम दिया जाएगा, उससे संबंधित एग्जामिनर कुछ आपसे बातें पूछेगा, डायग्राम के अंदर कुछ चीजें दी जाएगी, इतने बेरोजगार हैं, इतने शिक्षक हैं, इतने ये हैं वो हैं, ऐसा करके जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा वेन डायग्राम के अंदर। वो किस में आएगा? वेन डायग्राम के अंदर। उसके बाद बात करें डायग्रामेटिक की, उसके बाद अगर बात करें डायग्रामेटिक की, तो जो दोस्तों डायग्रामेटिक जो होगी इसके अंदर एग्जामिनर कोई तथ्य दे देगा आपको, जैसे उसने कह दिया भारत राजस्थान श्री गंगानगर, तो आप भारत के अंदर राजस्थान बनाओगे और राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर बनाओगे। ये डायग्रामेटिक आपके जीके पर डिपेंड करेगी और आप किस प्रकार से इसका क्वेश्चन करते हैं वो इस पे रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 16 नंबर टॉपिक, 16 नंबर टॉपिक डाइस। डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस, घन, घनाभ और पासा। अब घन क्या होता है दोस्तों, घनाभ क्या होता है और पासा क्या होता है? घन वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। घन के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये इस प्रकार से बनेंगे कि एक इतना बड़ा घन है, उसको टुकड़ों में काट दिया जाए, उसको इस प्रकार से काट दिया जाए, कितनी फलक ऐसी होगी जिसकी, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 फलक रंगीन है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 फलक रंगीन है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 1 फलक रंगीन है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई फलक रंगीन नहीं है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा क्यूब के अंदर। इसी तरह के ऊपर क्यूबॉइड में क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करते हैं डाइस की। पासा क्या होता है, किस प्रकार से पासा का क्वेश्चन करेंगे, पासा जो होगा उस पासा के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, भी 1 अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, 3 अंक कॉमन हो, किस प्रकार से हमने करना है। 3 अंक कॉमन नहीं रहेंगे, 1 अंक कॉमन, 2 अंक कॉमन या कोई अंक कॉमन नहीं हो, या बात करें अपनी टूटा हुआ पासा है, या बात करें भी कितने पासे, इस प्रकार से जितने भी टाइप रहेंगे वो इनके अंदर करवाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनपुट आउटपुट, निवेश और निर्गम, मतलब क्या आपने इनपुट किया है और क्या आउटपुट निकला है। ये टॉपिक है, ये बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा आपको। केवल इसका बेसिक बता दूंगा और बेसिक के बाद में मैं आपको जो टाइप रहेंगे वो टाइप करवा दूंगा, और टाइप करवाने के बाद में जब भी आपके पास इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न आएगा, देखते ही आंसर होगा, फटाक से आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि बहुत ही सरल और सुगमता से मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। तो ये था आपका इनपुट आउटपुट। उसके बाद बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर मैं दोस्तों आपको 5 टॉपिक देता हूं। कौन कौन से? पहला अर्थमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और एक मैट्रिक्स। ये 5 टॉपिक रहेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग क्या होता है? अंक गणितीय तर्क शक्ति, जिसके अंदर आपने अपना तर्क यूज करना है। किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक मेंढक जो है वो एक कुएं से बाहर निकलना चाहता है, 3 फुट ऊपर आता है, 2 फीट नीचे चला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। 4 आदमी 4 दिन में फलाना काम करते हैं, कितने आदमी कितने दिन में कितना काम करेंगे। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बढ़ेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग एक पजल टाइप से, वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। उसके बाद बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, बोर्ड मास का जो नियम रहेगा वो रहेगा इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर। बोर्ड मास का जितना भी नियम रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद बात करूं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज क्या होगा? किसी भी श्रृंखला को किसी न किसी तरीके से बढ़ाना है, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो, चाहे घटते क्रम में हो, चाहे अचानक से बढ़ता हो, चाहे अचानक से घटता हो। इस प्रकार का जो भी रहेगा वो रहेगा नंबर सीरीज के अंदर। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर दोनों एक दूसरे के ही प्रतिरूप है, दोनों एक दूसरे की ही कॉपी है। इसके अंदर भी हम किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, आपको एक नंबर मिस दिया होगा, उस नंबर को आपने ढूंढना होगा, वो आएगा मिसिंग नंबर के अंदर। इसके बाद बात करूं मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स टॉपिक है, इसमें करने में समय नहीं लगेगा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम देके इसको समझना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। और जब आप समझ गए 1 मिनट का टाइम देके, तो आप इसका आंसर चुटकियों में निकालोगे। कई बच्चों को मैंने कई बार टेस्ट लिया है, इस मैट्रिक्स का मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो बच्चों ने उस मैट्रिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन्होंने उनको छोड़ दिया, देखते ही क्वेश्चन को छोड़ दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना आपने, बस केवल और केवल एक लॉजिक देखना है, केवल और केवल सिलेक्शन मेथड और रिजेक्शन मेथड इसमें देखना है, और आपका ये टॉपिक हो जाएगा।
तो ये था मैट्रिक्स। इसके बाद बात करूं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल कौन सी? जो आकृतियों से संबंधित होती है। वर्बल कौन सी? जो वर्ब से संबंधित होती है। नॉन वर्बल आकृतियों से संबंधित। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आकृतियों की गणना करना, त्रिभुज काउंट करने हैं, वर्ग काउंट करने हैं, आयत काउंट करने हैं, रेखाएं काउंट करनी है, चतुर्भुज काउंट करने हैं, वृत्त काउंट करने हैं। इस प्रकार का जो भी रहेगा वो आपका रहेगा इसके अंदर, इसमें ये रहेगा। इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ फिगर। क्लासिफिकेशंस ऑफ फिगर मतलब आकृतियों का समूहीकरण करना, सॉरी आकृतियों का वर्गीकरण करना है आपने, तो वो किस प्रकार से करेंगे वो मैं इसके बाद आपको टॉपिक वाइज टॉपिक करवाता रहूंगा। उसके बाद बात करें वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज जो भी आएगा वो इसमें आ जाएगा। किसमें? आपको जल का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा और कैसे आपने इसको करना है, तो ये वाटर इमेज में आएगा। मिरर की इमेज कैसी बनेगी? वाटर में तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मिरर्स में दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं हो जाएगा, तो वो मिरर इमेज रहेगा। कंप्लीफिकेशंस ऑफ फिगर, आकृतियों को पूर्ण करना है आपने। ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, किस प्रकार से समूहीकरण बनेगा आकृतियों का वो इसमें आएगा। पेपर को किस प्रकार से फोल्ड करना है वो दोस्तों इसमें दिया जाएगा, और पेपर को किस प्रकार से कटिंग करनी है वो आपका 31 नंबर टॉपिक में दिया जाएगा। ये दोस्तों ये आपका सिलेबस के अनुसार चलेगा। इसके अलावा जो जो टॉपिक बचेंगे वो भी मैं आपको सिलेबस के अनुसार आपके करवा दूंगा। और दोस्तों जो इतना करवाऊंगा इसके बाद में आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जितना दिया है वो जो मैं करवा रहा हूं उतना बढ़िया तरीके से कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको दोबारा क्वेश्चन करने की। तो दोस्तों ये रहेगा आपका वर्बल, नॉन वर्बल और मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट। और लॉजिकल रीजनिंग है, उसके अंदर आपने लॉजिक लगाने हैं, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भी एक बच्चा तालाब में डूब रहा है, आप उसके पास से गुजर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसकी सहायता करोगे, तो वो लॉजिकल रीजनिंग में आएगा। इस प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग में आएगा और ये आपका सिलेबस है। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक बार की बात है कि दो सगे भाई थे, दो सगे भाई थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे, दोनों के पढ़ने का टाइम था, दोनों एक ही लेवल से पढ़ते थे, लेकिन एक भाई जो है वो फर्स्ट आता था और एक भाई सेकंड आता था। तो एक व्यक्ति ने एक फर्स्ट आने वाले भाई से पूछा कि आप दोनों एक जैसा ही करते हो, एक जैसी किताबें पढ़ते हो, एक जैसा ही सिलेबस पढ़ते हो, फिर ये फर्स्ट आता है और तुम सेकंड आते हो, सॉरी ये आप फर्स्ट आते हो और ये सेकंड आता है, ऐसा क्यों है? तो उस भाई ने बड़ी ही सरलता से आंसर दिया कि ये जो सेकंड आता है ये मेरा सगा भाई है और मैं फर्स्ट आता हूं, बस फर्क हम दोनों में इतना है, फर्क हम दोनों में इतना है कि हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब ये सो जाता है मैं तब भी पढ़ता हूं, मैं तब भी पढ़ता हूं, जब ये सो जाता है तभी मैं फर्स्ट आता हूं और ये सेकंड आता है। तो दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन वो उसके सोने के बाद पढ़ता है तो वो उससे अपर हो गया, वो उससे अपर हो गया क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ा। अरे पढ़ना आपने है, आप भी ज्यादा पढ़े और स्मार्ट पढ़े, स्मार्ट स्टडी करनी है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना आपने, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपने, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे? आप लोगों से अलग पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं, जो टाइम इतना दे रहे हैं, आप टाइम भी दीजिए और आप पढ़ रहे हो उस चीज को कैसे आप गेन कर रहे हो, कैसे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो चीज भी आपने देखनी है। तो दोस्तों आप इसी के साथ बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए और आपके सिलेबस के अनुसार मैंने ये करवाया है। पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, पूर्ण गारंटी लेता हूं कि जो मैंने करवाया उसी के अनुसार आएगा। उसके अलावा अलग से आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाजत लेता हूं, मिलेंगे इन्हीं टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।